हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के सारे वीडियो देख चुके थे। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के पहले पूरा जो चैप्टर है उसमें जो जो फार्मूले आए हैं उनको देख लेते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले जो बताया था वो बताया था रेट को। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। इसको प्लस माइनस dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विथ रेस्पेक्ट टू प्लस साइन जब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज़ होगा, और नेगेटिव साइन का मतलब होगा विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मीज़र कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज पता लगा रहे हैं, तो उसका डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस साइन का यूज़ किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर कोई रिएक्शन ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स लिखा है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0। जब बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 होगा, उस समय जो रिएक्टेंट्स है उनका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ए हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्रोडक्ट्स का 0। और अगर हम एट टाइम टी देखें कंसंट्रेशन को, तो इसका हो जाएगा ए माइनस एक्स और इसका हो जाएगा एक्स। अब अगर हम रेट लिखेंगे आर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अगर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। और अगर इसी चीज़ को अगर विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम टी। तो टी पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स है। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस डी एक्स अपॉन डी टी विल बी के इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। इसमें जो k है इसे रेट कांस्टेंट बोला जाता है। ये रेट कांस्टेंट हो गया। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं रेट इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में रिलेशन बताता हो उसे कहा जाता है रेट इक्वेशन, या इसी को रेट लॉ भी बोलते हैं, रेट लॉ। हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रेट इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर कोई रिएक्शन इस तरीके का ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी, तो इसका जो रेट होगा आर, या इसको माइनस डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी जैसा हो वैसा लिख देंगे, विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर एन। एम और एन जो है वो पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स है और इनको केवल प्रैक्टिकल से डिटरमिन करते हैं, इक्वेशन देख करके इसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रेट पर। तो जो रेट हमने आप लोगों को बताए थे वो मैंने बताया था, दो तरीके से रेट को डिटरमिन किया जाता है। एक को कहा जाता है एवरेज रेट और दूसरे को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट को हम दो तरीके से पता लगाते हैं, एक एवरेज रेट, इसको आर ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इसको अपन आर आई एन एस टी इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर एवरेज का मतलब होता है रेट कैलकुलेटेड फॉर ए टाइम इंटरवल। सो आर एवरेज विल बी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। Change in concentration with respect to reactants is represented by
माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर जो है वो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट को शो कर रहा है, और माइनस साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि डिक्रीज होता है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। दैट विल बी इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो अगर T2 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स R2 है और T1 टाइम पर R1 है, तो चेंज जो होगा वो ये हो जाएगा T1। ये तो रहा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो एवरेज रेट हो जाएगा प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम इंटरवल, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू P2 विच इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट टाइम T2 माइनस P1 विच इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट टाइम T1 अपॉन T2 माइनस T1, and T2 minus T1 will be time interval. Now instantaneous rate, R instantaneous is given by minus dr upon dt, and that will be equal to d concentration of product upon dt. ये तो रहा इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में। अब हम लोग अगली जो बात करेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना रहेगा, मान लीजिए कोई रिएक्शन ए प्लस स्मॉल बी चेंजेस इनटू सी प्लस स्मॉल डी है। इस रिएक्शन में हम रेट को किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो जो रेट होगा ओवरऑल रिएक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन ए इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, एंड विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए कितना हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। इसमें जो ये माइनस डी ए अपॉन डी टी है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ये वाला जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए, और ये जो ओवरऑल रिएक्शन होगी उसका जो रेट होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन बी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी। ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन का यूज़ किया जाएगा। डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन की जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें ये जो है इतना, ये रेट विथ रेस्पेक्ट टू सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये जो होगा ये विथ रेस्पेक्ट टू बी को रिप्रेजेंट करेगा, और डी अपॉन डी टी जो है विथ रेस्पेक्ट टू डी को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का रहेगा मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी, तो जो मॉलिक्यूलरिटी होगी एम विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर रेट लॉ देखेंगे तो हमने बताया था रेट लॉ जो होता है वो R इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर M इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N। तो जो ऑर्डर होती है वो सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसनट्रेशन टर्म्स होती है, तो ऑर्डर M प्लस N हो जाएगी और मॉलिक्यूलरिटी A प्लस B हो जाएगी। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती जो एक ही स्टेप में होती हैं और कुछ रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में होती है। मोर देन वन स्टेप में अगर रिएक्शन होती है तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप सबसे धीमा होता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो ये रहा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। मैंने जो आप लोगों को ने वीडियो देखा था, जो केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोस हैं उनमें ये डिटेल में बताया गया है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। और इस
मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके एग्जांपल्स, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो हम लोगों के कोर्स में दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, एक फॉर ज़ीरो ऑर्डर और रिएक्शन के लिए और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इनके डेरिवेशन हमने बताए थे। जीरो ऑर्डर के लिए मैंने बताया था k इक्वल टू होता है x/t, और x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t/t। ये तो रहा ज़ीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303/t log a/a माइनस x, या इसी को लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303/t log a जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको r0 से भी लिख देते हैं, और a माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टाइम t दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई r। तो ये तो रहा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फिर इसमें मैंने एक पॉइंट और बताया था, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड में हमने बताया था द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कंसंट रिएक्टेंट्स इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। सो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टी हाफ विल बी इक्वल टू a/2k. This equation implies that T half is directly proportional to A. And in case of first order reaction, half life period T half will be equal to 0.6932/k. Here it is clear that T half not depends on initial concentration of reactants. इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, ये तो रहा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और जो आप अगर फर्दर स्टडी करते हैं, आगे कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के भी रेट इक्वेशंस लर्न करने होंगे। तो मैं सेकेंड ऑर्डर का मैंने बताया था k इज इक्वल टू 1/t x/a इंटू a माइनस एक्स, और थर्ड ऑर्डर के लिए बताया था k इज इक्वल टू 1/2t इंटू x इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें ये बात समझने वाली, a जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, x जो है वो फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता, और a माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो रहे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। फिर इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ऑर्डर को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर हमेशा प्रैक्टिकल से ही डिटरमिन की जाती है, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया। और इसके लिए जो पहला मेथड है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड है, रेट इक्वेशन मेथड। मैंने अभी अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बताए थे फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हम क्या करेंगे कि जो रेट इक्वेशंस हैं उनमें प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल से इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम टी, मीन टू से या तो x निकालेंगे और a पता होगा तो a माइनस एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर a और a माइनस एक्स को प्रैक्टिकली मेजर करते हैं तो उससे हमें x पता लग जाए। इसमें a जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, a माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड x इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो कोई भी या तो a माइनस एक्स अगर निकालना, रिएक्टेंट को पहचानना आसान है तो a माइनस एक्स मेजर कर लेंगे, और अगर प्रोडक्ट्स को पहचानना आसान होता है
तो x मेजर कर लेंगे प्रैक्टिकल करके और पता लगा लेते। फिर हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप रेट इक्वेशंस हैं उनमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और जिस इक्वेशन के लिए k की वैल्यू कांस्टेंट आती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उसी इक्वेशन के अनुसार होगा। ये तो रहा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। इसमें पहले रख कर ट्राई करते हैं, अगर आंसर नहीं आता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, मीन टू से के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है, तो हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। अगर उसमें भी कांस्टेंट नहीं आती फिर नेक्स्ट इक्वेशन में रख कर देखते हैं। तो इसमें इसलिए इस मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है। उसके बाद जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हाफ लाइफ पीरियड मेथड में क्या होता है कि n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस लॉग टी हाफ 2 माइनस लॉग टी हाफ 1 अपॉन A1 माइनस A2। ये फार्मूला रहता है। इसमें हम करते क्या है, दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, लॉग टी हाफ 1 माइनस लॉग टी हाफ 2 अपॉन A2 माइनस A1। दोनों सेम ही है, माइनस का केवल अंतर है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें एक में इनिशियल कंसंट्रेशन A1 होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हम हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ 1 निकालेंगे, और दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन A2 होगा और उसके रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ 2 मेजर करेंगे। अब फिर हम इस इक्वेशन की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो अगला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये कांस्टेंट मिले होती है वैल्यू रेट की, तो इसलिए टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी जीरो ऑर्डर में। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं लॉग A अपॉन A माइनस एक्स वर्सेस टी, तो हमको ऑरिजिन से पास होती हुई एक लाइन मिलेगी। इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू K अपॉन 2.303। तो ये रहा ग्राफिकल मेथड के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। फोर्थ पॉइंट इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन मेथड। जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड ये एक्चुअली स्यूडो ऑर्डर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले B और C को एक्सेस में ले लेंगे। जब ये एक्सेस में ले जाएंगे तो इनका कंसंट्रेशन चेंज निग्लिजिबल होगा, जिसे प्रैक्टिकली मेजर नहीं किया जा सकता। और हम लोग ऑर्डर निकालेंगे किसी भी मेथड से, तो वो ऑर्डर हो जाएगी Na मिलेगी। इट इज़ नोन एज रिलेटिव ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A। फिर हम क्या करेंगे, A और C को एक्सेस में ले लेंगे। अब जब A और C को एक्सेस में लिया तो जो हमको ऑर्डर मिलेगी वो विथ रेस्पेक्ट टू B, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन चेंज निग्लिजिबल होगा, जिसे कांस्टेंट मान सकते हैं कि चेंज ही नहीं होता है। तो हमको जो ऑर्डर मिलेगी वो इसके रेस्पेक्ट में मिलेगी, दैट विल बी NB एंड इट इज़ नोन एज रिलेटिव ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B। इसी तरीके से NC निकाल लेंगे और जो ओवरऑल ऑर्डर होगी दैट विल बी Na प्लस NB प्लस NC। तो ये तो रहा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब इसके बाद हम लोग जो अगला
पॉइंट है वो देखते हैं। और अगला पॉइंट है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? जनरली देखा गया कि जो रिएक्शंस का रेट होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है, और अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट के टर्म्स में लिखते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट थीटा जो होता है दैट इज के टी प्लस 10 अपॉन के टी एंड इट्स वैल्यू इज बिटवीन 2 to 3। ये तो रहा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसके बाद अगला पॉइंट हमने बताया था अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में हमने बताया था कि अरेनियस ने एक इक्वेशन दिया था k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इसमें k रेट कांस्टेंट हो गया, a जो है वो अरेनियस कांस्टेंट कहलाता है, और E जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर है, और R गैस कांस्टेंट है। फिर इसके बाद हमने जो इसी पर बेस्ड एक इक्वेशन ड्राइव किया था वो था log K2 अपॉन K1। डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 और T2 पर रेट ऑफ रिएक्शन K1 और K2 को मीज़र करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस टर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ये तो रहा अरेनियस इक्वेशन के बारे में। और कॉलिजन थ्योरी में लास्ट में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था कॉलिजन थ्योरी। और कॉलिजन थ्योरी में हमने बताया था कि जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट K, दैट इज Z इंटू P इंटू F। Z जो है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन है, एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। F जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एंड इट्स वैल्यू इज E rose to power minus E upon RT। So this was about some equations। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ तो बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट्स, और जो डायमेंशन होंगी रेट कांस्टेंट की वो निकालनी, मतलब यूनिट निकाल। हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब एक तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना एंड द डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट्स, और रेट कांस्टेंट्स की डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन का मतलब यूनिट निकालनी है। फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। एक तो हम लोगों को ऑर्डर निकालनी थी, जो ऑर्डर होगी वो रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होंगी उनका सम होगी। और दूसरा, अगर हम रेट की यूनिट देखें तो रेट R इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो यूनिट ऑफ R विल बी इक्वल टू, रेट की यूनिट जो निकालेंगे तो वो हो जाएगी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट जो होती है वो मोल पर लीटर होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड होगी। तो ओवरऑल यूनिट अगर रेट की देखी जाए तो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड।
अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है उसमें रेट इक्वेशन दिया गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एनो रेस्ट पावर 2, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एनो रेस्ट पावर 2। तो ऑर्डर अगर निकालेंगे तो मैंने बताया ऑर्डर सम होती है कंसनट्रेशन टर्म्स की पावर्स का, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब हम सेकेंड स्टेप में के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो के इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एनो रेस्ट पावर 2। तो आर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एनो रेस्ट पावर 2 हो गया। अब अगर हम यूनिट ऑफ के निकालेंगे तो यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन स्क्वायर। आर अपॉन कंसनट्रेशन स्क्वायर था तो यूनिट ऑफ आर हो गया और यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन स्क्वायर हो गया। यूनिट ऑफ आर जो है वो रेट की यूनिट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन कंसनट्रेशन स्क्वायर, तो कंसनट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, तो उसका स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला टर्म तो ज्यों का त्यों रहा, नीचे वाले में हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर रेस्ट पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोल रेस्ट पावर 1 है और यहाँ मोल स्क्वायर है। ये वाला जब टर्म ऊपर जाएगा तो मोल रेस्ट पावर -2 हो जाएगा, यानी कि 1 - 2 दैट विल बी इक्वल टू -1। सो मोल इनवर्स हो गया। लीटर रेस्ट पावर -1 लिखा, नीचे लीटर रेस्ट पावर -2 लिखा। ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, -1 और +2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो लीटर रेस्ट पावर 1 सेकेंड इनवर्स था ही पहले से। सेकेंड जो रेट इक्वेशन दिया गया, सेकेंड रेट इक्वेशन दिया गया के इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ I माइनस। तो मैंने बताया था कि जो ऑर्डर होती है वो सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसनट्रेशन टर्म्स होती है। तो इसमें H2O रेस्ट पावर 1 है, I माइनस रेस्ट पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया ऑर्डर। इस इक्वेशन से के की वैल्यू निकालेंगे तो के विल बी इक्वल टू आर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ I माइनस। अब के की यूनिट अगर निकालेंगे तो के की यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन इंटू यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन, क्योंकि ये दोनों टर्म कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीन टू से यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन रेस्ट पावर 2। यूनिट ऑफ आर हम लोग पहले से निकाल चुके थे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। और यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स होल स्क्वायर। इस वाले टर्म की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वाला टर्म तो ज्यों का त्यों रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोल स्क्वायर लीटर रेस्ट पावर -2। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ गया। तो ओवरऑल जो सॉल्व करेंगे तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। थर्ड पार्ट में दिया गया रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CH3CHO रेस्ट पावर 3/2। तो हमने बताया कि जो ऑर्डर होती है वो सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसनट्रेशन टर्म होती है। कंसनट्रेशन टर्म की जो पावर होगी उसका सम होगी, तो यहाँ पर एक ही टर्म है तो 3/2 होगी। अब इससे के की वैल्यू निकालेंगे, के विल बी इक्वल टू आर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ CH3CHO रेस्ट पावर 3/2। तो इसको यहाँ पर जो के की वैल्यू आ गई वो आर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ CH3CHO रेस्ट पावर 3/2। अब अगर हम के की वैल्यू यूनिट ऑफ के निकालेंगे, ये यूनिट है, यूनिट यूनिट ऑफ के निकालेंगे तो यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन रेस्ट टू पावर 3/2। यूनिट ऑफ आर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर रेस्ट टू पावर 3/2। ऑन सॉल्विंग वी गेट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल रेस्ट टू पावर 3/2 इंटू लीटर रेस्ट टू पावर हो जाएगा -3/2। ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी, तो मोल रेस्ट टू पावर 1 माइनस मोल रेस्ट टू पावर -3/2, तो 1 - 3/2 ओवरऑल जो होगा वो -1/2 हो जाएगा। लीटर रेस्ट टू पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ लीटर रेस्ट टू पावर -1 है तो -1 और +3/2 ओवरऑल जो आएगा सॉल्व करने पर वो हो जाएगा हाफ 1/2 सेकेंड इनवर्स है। फोर्थ पार्ट दिया है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C2H5Cl।
तो R इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C2H5Cl। मैंने बताया जो ऑर्डर होती है कंसनट्रेशन टर्म्स की पावर्स का सम होती है, तो यहाँ पर पावर 1 है तो 1 हो गई। अब इससे अगर K की वैल्यू निकालेंगे तो K विल बी इक्वल टू R अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ C2H5Cl। तो R अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ C2H5Cl हो गया। अब अगर हम यूनिट ऑफ K निकालेंगे तो यूनिट ऑफ K विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ R अपॉन यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन, बिकॉज दिस डिनोट्स कंसनट्रेशन ऑफ C2H5Cl। तो यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड विच इज कैलकुलेटेड ऑलरेडी, एंड द वैल्यू ऑफ कंसनट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन विल बी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ गया। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फॉर द रिएक्शन 2A + B चेंजेस इनटू A to B, द रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर 2 with K is equal to 2.0 into 10 raised to power minus 6 mole raised to power minus 2 liter raised to power 2 second raised to power minus 1. Calculate the initial rate of reaction when A is equal to 0.1 mole per liter, B is equal to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter. तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो पहला कैलकुलेशन ये करना है कि इनिशियल रेट निकालना है व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी इज 0.2 मोल पर लीटर। के दिया गया है, सिंस द रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 2, तो जब वैल्यूज़ ए की 0.1 मोल पर लीटर है और बी की वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर है, तो इन वैल्यूज़ को इसमें रख देंगे तो हमको मिल जाएगा रेट इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6। ये तो के की वैल्यू होगी, यहाँ से दी गई है, और ए की वैल्यू जो है वो 0.1 मोल पर लीटर होगी, तो 0.1 मोल पर लीटर। बी की वैल्यू जो है वो 0.2, तो 0.2 रेज़्ड टू पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज इक्वल टू 0.1 एंड बी इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। ये तो इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.6 मोल पर लीटर। अब A जो है वो कम होकर के 0.6 मोल पर लीटर हो गया। तो जो रिएक्शन दिया गया है वो दिया गया है 2A + B चेंजेस इनटू A to B। हम लोगों को एक बात और समझनी होगी कि जब भी कोई रिएक्शन दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन मोल्स के टर्म्स में होता है। जैसे N2 + 3H2 चेंजेस इनटू 2NH3। ऐसा देखने से लग रहा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, लेकिन जब इस रिएक्शन को जब किया जाता है तो ये मोल के टर्म्स में चलता है। 1 मोल नाइट्रोजन का लेंगे, 3 मोल्स हाइड्रोजन के जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब 2 मोल NH3 बनेगा। मतलब NH3 का 2 मोल बनने के लिए इसके 3 मोल चाहिए और इसका 1 मोल। अब अगर इसका x मोल बनेगा तो इसका x मोल कम होगा और इसका 2x मोल कम होगा। तो हमने ये मान लिया कि इसका x मोल बन रहा है। तो जो B है इसमें जो कंसनट्रेशन रिड्यूस होगा वो रिड्यूस होकर के हो जाएगा 0.2 माइनस x, और जो A का कंसनट्रेशन रिड्यूस होगा वो 2x होगा। तो जो कंसनट्रेशन एट टाइम t बचा जो वो हो गया 0.1 माइनस 2x। अब इस क्वेश्चन में दिया गया कि A का कंसनट्रेशन रिड्यूस होकर के 0.06 मोल पर लीटर हो गया, और यहाँ पर जो कंसनट्रेशन है वो है 0.1 माइनस 2x। तो ये रिड्यूस कंसनट्रेशन हो गया और ये रिड्यूस कंसनट्रेशन की वैल्यू दी गई है, तो 0.1 माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.06। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x ये वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x हो गया, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.06 which will be equal to 0.04. So the value of x will be equal to 0.02. इसको सॉल्व कर लिया। Now the concentration of A
0.1 माइनस 2x, उसकी वैल्यू 0.6 है तो 0.06 होगी। और जो कंसंट्रेशन ऑफ B है उसकी वैल्यू है 0.2 माइनस x, तो 0.2 माइनस x की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 0.02 विच विल बी इक्वल टू 0.18। तो हमें A का कंसंट्रेशन पता लग गया और B का कंसंट्रेशन पता लग गया। तो रेट जो होगा वो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 2 है। तो हमने ये वैल्यूज़ रख दी। K की वैल्यू जो है वो 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर -6। A की कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो 0.06 हो गया। फिर B स्क्वायर, तो B की कंसंट्रेशन जो निकली थी वो 0.18 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो ये फाइनली आंसर आ गया 3.89 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें दिया गया द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हम लोगों को पहले से ही पता था जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 if K is equal to 2.5 into 10 raised to power -4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसमें हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 निकालना है। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 है उसके लिए इक्वेशन होगा 2NH3 चेंजेस इंटू N2 प्लस 3H2। रेट ऑफ रिएक्शन अगर R ले लें तो R इज इक्वल टू होता है -1/2 डी कंसनट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। ये रिएक्टेंट है NH3, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाता है तो माइनस साइन का यूज़ किया जाता है, विच विल बी इक्वल टू डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। ये प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए प्लस हो गया। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके टर्म्स से जब रेट को लिखा जाता है तो माइनस साइन का यूज़ किया जाता है, और जब प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखा जाता है प्लस साइन का यूज़ किया जाता है, विच विल बी इक्वल टू 1/3 dH2 अपॉन dt। ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। सिंस अबव इक्वेशन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर का है, तो अगर NH3 के टर्म्स में लिखा जाएगा तो माइनस डी NH3 अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू पावर 0। ये जो है वो K के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। सो द वैल्यू ऑफ K विल बी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो ये तो रहा रेट इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर ओवरऑल रेट देखा जाए तो ओवरऑल रेट हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन R विल बी इक्वल टू -1/T डी NH3 अपॉन dt। तो माइनस डी NH3 अपॉन dt की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, तो अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 और माइनस डी NH3 अपॉन dt की वैल्यू जो आई वो 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो हमने यहाँ पर उसको रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो रेट जो होगा वो 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला मिला था। अब हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 निकालेंगे, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 विल बी इक्वल टू DH2 अपॉन dt। तो DH2 अपॉन dt की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू R, तो दैट विल बी 3 इंटू R। R की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, 3 इंटू 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.75 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। नाउ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, अगर N2 का रेट देखेंगे तो N2 का रेट हो जाएगा dN2 अपॉन dt विच विल बी इक्वल टू R। सो dN2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू R एंड इट्स वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये इसका आंसर हो गया। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 एंड CO।
जो डिकम्पोजिशन होता है डाई मैथिल ईथर का, तो उससे CH4 बनेगा, H2 बनेगा एंड CO बनेगा। एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाई रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CH3 CO CH3 रेस्ट पावर 3/2। जो रेट इक्वेशन है वो ये हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाई इंक्रीज इन प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल। क्लोज वेसल में जो रिएक्शन मिक्सचर है वो पड़ा हुआ है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है। सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डाईमेथिल ईथर। जो रेट है उसको डाईमेथिल ईथर के पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर गैसियस सब्सटेंस होते हैं तो उनके जो कंसंट्रेशन होता है उसको उसके जगह पर प्रेशर का यूज़ किया जाता है। तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 CO CH3 रेज़्ड टू पावर 3/2। ए प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, अगर प्रेशर को बार में मेजर किया जाए, एंड टाइम इन मिनट, और टाइम को मिनट में किया जाए, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो हम लोगों को रेट को यूनिट निकालनी है और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। कंसंट्रेशन चेंज जो है वो प्रेशर के टर्म्स में है, यहाँ पर प्रेशर चेंज होगा, अपॉन टाइम इंटरवल मिनट में है, प्रेशर चेंज जो होगा वो बार में होगा। तो जो यूनिट ऑफ आर होगी दैट विल बी इक्वल टू बार पर मिनट। Since the rate equation is given, R is equal to K into partial pressure of dimethyl ether raised to power 3/2. So the value of K की वैल्यू अगर निकालेंगे that will be equal to R upon partial pressure of CH3OCH3 raised to power 3/2। ये जो टर्म है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैसियस स्टेट में अगर सब्सटेंस होता है तो उस कंसंट्रेशन की जगह पर उसके प्रेशर को लिखते हैं। तो जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया वो यहाँ पर बार हो जाएगा, बार रेज़्ड टू पावर 3/2। और यूनिट ऑफ आर हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, बार पर मिनट, तो बार पर मिनट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बार रेज़्ड टू पावर -12, मिनट रेज़्ड टू पावर -1, ये आ गया इसका आंसर। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 5। मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हम लोगों को वो फैक्टर लिखने हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आर, जो फैक्टर रेट को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें पहला लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा लिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा जो फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जनरली रिएक्शंस का रेट इंक्रीज होता है, और पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स, क्योंकि उससे एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से मिल जाती है, मॉलिक्यूल्स की ऑलरेडी एनर्जी बढ़ जाती है, तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट लिखा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में अगर मिला दिए जाते हैं तो उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है कैटलिस्ट। The rate of reaction can be enhanced by use of certain substances known as catalyst। फोर्थ पॉइंट जो है, जो फोर्थ फैक्टर अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब अगर रिएक्टेंट में रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो रेट इंक्रीज हो जाता है, और अगर टेंडेंसी कम है तो रेट डिक्रीज हो जाता है। द नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन्फ्लुएंसेस द रेट। नेचर जो रेट होता है उसको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कंबसन ऑफ NO इज फास्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ CO। जो NO का कंबसन है
नाइट्रिक ऑक्साइड को जब जलाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी जलता है, तो ये नेचर पर डिपेंड हो गया। सरफेस एरिया, अगर कोई भी रिएक्टेंट है और वो बल्क के रूप में लिया जाए, टुकड़े के रूप में लिया जाए, तो उसमें सरफेस एरिया कम होता है, और अगर उसका पाउडर बना दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है एरिया बढ़ जाने के कारण। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर रिएक्टेंट्स टू कम इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और कोलाइड और एक दूसरे के साथ कोलिजन भी कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड रिएक्शन रेट, जिससे रेट इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्रेन्यूलेटेड जिंक इज मोर इफेक्टिव देन द लंप ऑफ जिंक। ये तो रहा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। एक्सपोजर टू रेडिएशन, जो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रेडिएशन की प्रेजेंस में ही होती है, ऐसी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। Many chemical reactions known as photochemical reactions are carried out in presence of sunlight. For example, when hydrogen reacts with chlorine in presence of sunlight, then HCl formed. In these reactions, photons are the source of energy. ये जो reactions होती हैं इनमें जो photons होते हैं वो source of energy का काम करते हैं, और जो bond होते हैं उनको तोड़ देते हैं, जिससे कि आसानी से नए molecules बन जाते हैं। In these reactions, photons are source of energy which help in breaking the bonds in the reacting molecules. The fragments so formed react to give products. और जो फ्रैगमेंट बनेंगे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये तो रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखेंगे। ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड रिड्यूस टू हाफ। हम लोगों को दो चीज़ें कैलकुलेट करनी कि अगर कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तब क्या रेट होगा, और अगर कंसंट्रेशन हाफ कर दिया जाए तो क्या रेट होगा। लेट द रिएक्शन इज ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। हमने ये मान लिया जो रिएक्शन है वो ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट में बदल रहा है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन आर विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो के इंटू ए स्क्वायर। लेट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन इज स्मॉल ए, सो इट विल बी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। अगर हम ये मान लें कि कंसंट्रेशन की वैल्यू स्मॉल ए है तो जो के इंटू ए स्क्वायर होगा ये इक्वल हो जाएगा के इंटू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए इज वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। अब जब कंसंट्रेशन डबल किया जाएगा, व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल्ड, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसकी वैल्यू 2a हो जाएगी। पहले ए था, अब कितनी हो जाएगी 2a। सो द रेट ऑफ रिएक्शन R1, अब हमने मान लिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो R1 है, तो वो हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर ए इज 2a, सो दिस विल बी इक्वल टू k इंटू 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। और इक्वेशन 1 से देखे 4k इंटू ए स्क्वायर होगा, k इंटू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 से देखेंगे तो k इंटू ए स्क्वायर जो है वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो r, हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 4r के इक्वल हो गई, इसका मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब दूसरा पार्ट पे आते हैं, दूसरे वाले पार्ट पे। तो उसमें लिखा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, अगर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हाफ कर दिया जाए, दैट इज a इज इक्वल टू 1/2a। ए की जो वैल्यू होगी वो 1/2a हो जाएगी। सो द रेट ऑफ रिएक्शन R2, अब R2 की वैल्यू क्या होगी, इस सिचुएशन में हमने ये मान लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, तो R2 विल बी इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू इस केस में 1/2a है, सो विच विल बी इक्वल टू
के इंटू ए अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 ए स्क्वायर इतना टर्म हो गया और इंटू के, तो ये हो जाएगा 1/4 आर। हैंस रिएक्शन विल इंक्रीज 1/4 टाइम्स। अब क्वेश्चन 7 आया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी मात्रा क्या होगी, ये कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इसको देखना है। अब इसके आंसर पे आते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शंस का रेट जनरली इंक्रीज होता है, और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो रेट होता है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसको हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट के टर्म्स में लिखते हैं, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू होता है के टी प्लस 10 अपॉन के टी, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2 to 3, मतलब इसकी वैल्यू 2 से 3 टाइम, मतलब इसका ये हुआ कि जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो रेट होगा वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अरेनियस ने क्या किया कि एक रिलेशन दिया बिटवीन रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। वो इक्वेशन क्या है, अरेनियस इक्वेशन बोला जाता है के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ये अपॉन आर टी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें के जो है वो रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, ए अरेनियस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर है और आर गैस कांस्टेंट है। वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू अरेनियस कांस्टेंट, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। टी जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन 1 का हमने ln लिया, ऑन टेकिंग ln ऑफ इक्वेशन 1, ln के विल बी इक्वल टू ln ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ये कैसे होगा, जब हमने डेरिवेशन बताया था अरेनियस इक्वेशन का से लॉग के 2 अपॉन के 1 का, उस समय हमने इसको डिटेल में समझाया था, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। If rate constants at temperature T1 and T2 are K1 and K2 respectively, अगर हमने ये मान लिया कि टेम्परेचर T1 और T2 है और रेट कांस्टेंट K1 और K2 है, तो ln K1 इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1, और ln K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2। ये इक्वेशन 3 और 4 हो गए। इक्वेशन 4 में 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ln K2 माइनस ln K1, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1, क्योंकि हम जानते हैं ln A अपॉन B इक्वल टू होता है ln A माइनस ln B। तो अगर कहीं ln A माइनस ln B लिखा है तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ln K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल टू ए अपॉन आर टी 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, और ln को कॉमन लॉग में बदलेंगे, ये नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग में बदलते हैं, ln x लिखा है कहीं पे और इसको कॉमन लॉग में बदला जाएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो log x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला टर्म इस तरीके से आ गया। तो इस ओवरऑल अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर टी, नहीं आएगा, ये टर्म गलत लिखा हुआ है, आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर।
द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है एस्टर का वाटर में, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नोट किए गए। जो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो एस्टर कंसंट्रेशन 0.55, 30, 60, 90 पर भी कंसंट्रेशन दिया गया है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 होता है, उस समय जो एस्टर का कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल अमाउंट को प्रदर्शित करेगा। तो इनिशियल अमाउंट A इज इक्वल टू हो जाएगा 0.55। फिर 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट पर एस्टर की रिमेनिंग अमाउंट को पता लगाया गया। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब A माइनस एक्स। तो A माइनस एक्स की वैल्यू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर दी गई है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड। एक तो हमें 30 टू 60 सेकेंड के बीच में एवरेज रेट क्या होगी ये पता लगाना है। कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और ये जो हाइड्रोलिसिस है इसके लिए रेट कांस्टेंट निकालना है। एक्चुअली ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रैक्टिकल ऑर्डर और एक्चुअल ऑर्डर में डिफरेंस होता है, उन्हें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ये बात हमने आप लोगों को वीडियो में समझाई थी, आप देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो एवरेज रेट होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। हम लोगों को जो एवरेज रेट कैलकुलेट करना है वो टाइम इंटरवल दिया गया 30 टू 60 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -C2 - C1 अपॉन T2 माइनस, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और ये टाइम इंटरवल। चूँकि एस्टर है इसकी अमाउंट डिक्रीज होगी इसलिए माइनस साइन का यूज़ किया गया है। तो C2 का मतलब T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज 0.17, तो दिस विल बी 0.17। C1 मीन्स कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, तो वो है 0.31। T2 की वैल्यू 60 हो जाएगी, T1 की वैल्यू 30 सेकेंड हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.14 अपॉन 30 विच विल बी इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो एवरेज रेट हमने कैलकुलेट किया। अब हम लोगों को रेट कांस्टेंट निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो k इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, वेयर a इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड a माइनस एक्स रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम t। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि k की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वन टाइम t इज इक्वल टू 0, a माइनस एक्स तो बनेगा नहीं, जो प्रोडक्ट होगा वो तो बनेगा नहीं, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 0.55। ये जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था। व्हेन t इज इक्वल टू 0 द प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, सो x विल बी 0। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो लिया गया है वो 30 सेकेंड पर लिया गया, और इसके लिए a माइनस एक्स दिया गया है 0.31। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एस्टर होगा वही a माइनस एक्स होगा। तो हम K1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो रेट कांस्टेंट होगा वो हमने मान लिया कि K1 है, तो K1 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 लॉग 0.55 अपॉन 0.31। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो 60 सेकेंड पर लिया गया है, और इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एस्टर होगा वो 0.17 दिया गया, मीन टू से 1a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.17। अब हमने क्या किया, K2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो K2 की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 2.303 अपॉन 60 लॉग 0.55 अपॉन 0.17। इसको सॉल्व करेंगे 1.92 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो लिया गया है वो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो 90 सेकेंड पर है, तो इसके लिए जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एस्टर है वो 0.085 है। तो K3 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 90 लॉग 0.55 अपॉन 0.085।
विच विल बी इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेट कांस्टेंट पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, इन जो रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन का वो इन सब का एवरेज होगा। तो एवरेज रेट कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.97 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए हम लॉग मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। एक तो हमको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, दूसरा लिखना है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट क्या होगा। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अगर ए और बी दोनों को डबल कर दिया जाए तब क्या कंसंट्रेशन होगा। तो जो रेट इक्वेशन होगा वो विद रेस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन, तो ए रेज टू पावर हो जाएगा 1, और विद रेस्पेक्ट टू बी इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सो द टर्म विल बी बी रेज टू पावर 2 एन। रेट जो होता है वो आर इज इक्वल टू हमने बताया था के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एम और बी रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर। तो m और n जो इसमें है पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ये एक्चुअली रेस्पेक्टिव ऑर्डर को शो करती हैं। तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर m हो जाएगी, b के रेस्पेक्ट में n हो जाएगी, और m और n की वैल्यूज़ को केवल प्रैक्टिकल से डिटरमिन करती हैं। तो इसमें दिया गया कि a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, b के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, तो हमको रेट इक्वेशन मिल जाएगा माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर 2। सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो लेट द वैल्यूज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर ए एंड बी। हमने ये वैल्यूज मान ली, ए का जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू मान ली ए और बी का कंसंट्रेशन है वो बी रेस्पेक्टिवली। सो जो रेट होगा वो R1 जो हमने ऊपर लिखा है इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो R1 विल बी इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। और जब बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज किया जाएगा, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, दैट इज बी कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3b। जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है उसकी वैल्यू 3b हो जाएगी। तो हमको जो रेट होगा R2 वो कैलकुलेट करना। तो R2 विल बी इक्वल टू के इंटू ए और बी स्क्वायर, बी का कंसंट्रेशन हो गया 3b तो 3b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 9b स्क्वायर आएगा, तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा 9k इंटू ए इंटू बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9R1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ R1 इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो ये तो R1 के इक्वल हो गया, तो 9 इंटू R1 हो गया। हैंस रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो रेट जो होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट जो इसमें है वो लिखा हुआ है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अगर ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तब किस तरीके से रेट होगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, दैट इज अब जो कंसंट्रेशन हो गए, पहले हमने ये इनिशियल माना था कि ए और बी है, तो अब हो जाएंगे 2a और 2b। तो रेट जो होगा R3 विल बी इक्वल टू k into concentration of A and its value is 2a. So 2a into B square, the value of concentration of B is 2b. So this term will be equal to 2b square. इसको सॉल्व करेंगे तो 8k इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और k इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इक्वेशन 2 से जो है वो R1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा 8R1। Hence rate will increase 8 times. This was about question number 9. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें दिया गया है इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 was measured for different initial concentrations of A and B as given below.
ए और बी के बीच में रिएक्शन कराई गई और डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर के रेट को मेज़र किया गया, उसकी वैल्यू दी गई है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, हमको ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालनी है। लेट द रेट लॉ इज आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेस्ट टू पावर एम इंटू बी रेस्ट टू पावर एन। इसमें जो रेट लॉ है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स हैं वो उस कंसंट्रेशन टर्म के रेस्पेक्ट में ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। मीन टू से एम विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड एन विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी। नाउ फ्रॉम गिवन डाटा, अब हम इस डेटा से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा। R1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए जो रेट दिया गया है वो 5.07 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू पावर एम। द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.20, तो 0.20 रेस्ट टू पावर एम। बी का कंसंट्रेशन है 0.30 रेस्ट टू पावर एन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट की वैल्यू 5.07 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5। ए का कंसंट्रेशन है 0.20 रेस्ट टू पावर एम हो जाएगा। बी का कंसंट्रेशन है 0.10 रेस्ट टू पावर एन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसके लिए जो रेट R3 होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.43 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -4 विच विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.40 रेस्ट टू पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.05 रेस्ट टू पावर एन। फ्रॉम 2/3 हम इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन 3 है, ये 2 है, इसको डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी एक दूसरे को कैंसिल करके 1 हो जाएगा। ओवरऑल जो हमें मिलेगा 0.30 अपॉन 0.10 रेस्ट टू पावर एन, या इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रेस्ट टू पावर एन, तो 1 विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर एन। और दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 होने पर ही वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म जो है वो 1 के इक्वल है। नाउ फ्रॉम 2/3 इस तरीके से हमें एन तो पता लग गया, अब हम एम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो एम के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे और एन की वैल्यू जो 0 आई है उसको रख देंगे। फ्रॉम 2/4 इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 5.07 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5 अपॉन 1.43 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -4 दैट विल बी इक्वल टू के इंटू 0.20 रेस्ट टू पावर एम इंटू 0.30 रेस्ट टू पावर एन अपॉन के इंटू 0.40 रेस्ट टू पावर एम इंटू 0.05 रेस्ट टू पावर एन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉल्व करने से मिल जाएगा 507 अपॉन 1430 विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.4 रेस्ट टू पावर एम मीन टू से 1/2 रेस्ट टू पावर एम। और इसको सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को तो ये हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.05 रेस्ट टू पावर एन। एन की वैल्यू हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके 0 है, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 1/2 रेस्ट टू पावर एम, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें एम को की वैल्यू निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, उससे सॉल्व करेंगे तो ऑन टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 6 वी गेट लॉग 507 माइनस लॉग 1430 विल बी इक्वल टू एम लॉग 1 माइनस लॉग 2। होता क्या मैंने बताया था, लॉग ए रेस्ट टू पावर एक्स अगर दिया गया है दैट विल बी एक्स लॉग ए। मैंने ये भी बताया था लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए अपॉन बी रेस्ट टू पावर एक्स अगर दिया गया तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए अपॉन बी विच विल बी इक्वल टू एक्स लॉग ए माइनस लॉग बी। ये थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने जब वीडियो देख रहे थे केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी का, तो उसमें मैंने एक जगह पर इसको समझाया था। खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला टर्म जो है इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो एम लॉग एम पहले आ जाएगा पावर है तो लॉग 1 माइनस लॉग 2,
log 1/2 को वो log 1 माइनस log 2 करके लिख देंगे। m log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की 0.3010 होती है। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से मैं वीडियो मैंने अपलोड किया है लॉग के लिए, आप लोग उसको देखें और समझें। तो ये वाली वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2.7050 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1553 आएगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.3010 m। इसको सॉल्व किया तो माइनस 0.4503 विच इज इक्वल टू माइनस 0.3010 m। इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1.5। हैंस द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a इज m एंड इट्स वैल्यू इज 1.5। तो विथ रेस्पेक्ट टू m जो है वो ऑर्डर हो जाएगी 1.5, और विथ रेस्पेक्ट टू b ऑर्डर की वैल्यू n है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10।